Hi, good morning. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास नाइन्थ नोट सिक्स्थ क्लास नाइन्थ के लेसन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का ये सिक्स पार्ट है। ये आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बात करेंगे कि जो भारत का जो संविधान है उसके क्या आइडियल्स हैं। इस बात पे विशेष बात होगी कि भारतीय संविधान में से क्या प्रावधान किए गए हैं जिसको एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कैटेगराइज्ड कॉन्स्टिट्यूट माना जाता है। और भारत के संविधान के संबंध में जो इसकी प्रीलिम है, भारतीय संविधान के प्रीलिम की आज डिटेल्ड स्टडी की जाएगी। मैं प्रीलिम के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। सो बने रहिए वीडियो के साथ, लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करवाएं। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फिलोसफी ऑफ आवर लीडर। हमारे जो नेता थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट बनाया, उनकी विचारधारा क्या थी, वो क्या मानते थे, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को पढ़ेंगे कि उनकी क्या विचारधारा थी। महात्मा गांधी, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी असेंबली। ध्यान दें महात्मा गांधी जी जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अहम रोल प्ले किया, लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, वो असेंबली के भाग नहीं थे। ही हैड गिवन हिज विजन टू द कंट्री। उन्होंने अपना एक विजन दिया, सब जानते हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब उनका इक्वलिटी के रिगार्ड में क्या विजन था? देयर शेल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ द पीपल्स। उन्होंने एक ही धारणा थी कि देश के अंदर न तो कोई हाई होगा न कोई लो होगा, मीन्स ऑल आर इक्वल। ये उनकी अवधारणा थी। ऑल कम्युनिटीज शेल लिव इन ए परफेक्ट हार्मनी। उनका ये भी मानना था कि देश की पूरी जनता, सभी कम्युनिटीज, सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग एक एक, हार्मनी का मतलब होता है बहुत ही सामंजस्य के साथ में रहेंगे, ऐसा उनका मानना था। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिलोसफर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लेड एन की रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूट को बनाने में 99% जो रोल था भीमराव अंबेडकर का था। उन्होंने उसके ड्राफ्ट को तैयार किया था, उनके पास इसकी जानकारी थी। तो वो क्या थे? हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे जिन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया। हैड रिन्यूड व्यू रिगार्डिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के रिगार्ड में उनके अलग ही विचार थे। पढ़ाएंगे क्या विचार थे। अलग अलग तरह की विचारधारा थी कि देश में, क्योंकि ये मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे, SC ST कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कंट्राडिक्शंस लाइफ में देखी, है ना। वो अब उनको वो आगे नहीं होने देना चाह रहे थे, उन सबको रिमूव करके इन इक्वलिटी की रूल को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तो उनके क्या विचारधारा थी, पढ़ते हैं क्या लिखा उन्होंने। कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, मतलब दो चीज एक दूसरे का अपोजिट क्या है, देखिए। इन पॉलिटिक्स, राजनीतिक तौर पर हम ये कह सकते हैं वी विल हैव इक्वलिटी। मतलब राजनीतिक तौर का मतलब है कि संविधान में ये लिखा हुआ था कि हम सभी लोग, भारत के सभी नागरिक समान अधिकारों के अधिकारी होंगे, मतलब सभी लोग समान होंगे, समानता का अधिकार दिया जाएगा। तो राजनीतिक तौर पर हम क्या थे? इक्वल थे। बट इन सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। लेकिन राजनीतिक लाइफ में तो हम इक्वल थे क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन वास्तविक तौर पर, सामाजिक तौर पर क्या हम हमारे व्यवहार को संविधान के इम्प्लीमेंट होते चेंज कर देंगे? क्या हम हमारे आर्थिक क्रियाकलाप को संविधान के लागू होते चेंज कर देंगे? ऐसा होना असंभव था। तो वो जानते थे कि संवैधानिक तौर पर तो हम सब इक्वल हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इक्वल हम नहीं मान रहे हैं। अम्बेडकर का ये कहना था कि जब तक हम व्यवहारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इक्वल अपने आप को नहीं मानते हैं, तब तक हमारे संविधान में लिखी सभी समानता की बातें निराधार है, उनका कोई संबंध नहीं है, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। संविधान को जिस तरीके से बनाया गया है उसकी उस उम्मीद को पूरा नहीं किया जा सकता। तो यही उनकी विचारधारा थी इनइक्वालिटी के रिगार्ड में। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकली उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। राजनीतिक तौर पर एक आदमी एक वोट, उसके बराबर वैल्यू होगी, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो। सोशल और इकोनॉमिकली डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन
इकोनॉमिकली सोशल तौर पर देखें तो ये समानता नहीं थी, समाज के अंदर भी ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त था है ना। तो ये भीमराव अंबेडकर की फिलोसफी थी, वो ऐसा मानते थे, और जो कि काफी हद तक वास्तविकता की ओर भी इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, फिलोसफर जवाहरलाल नेहरू की क्या अवधारणा थी? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये उनका, जब देश, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन का स्पीच की थीम थी, काफी वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट है इनका। ट्रस्ट विद डेस्टिनी मीन्स भाग्य की विडंबना, भाग्य में विश्वास। कि उनका ये मानना था कि हमने जिस तरीके से आजादी प्राप्त की है, और जो आज हमने प्राप्त की है, वो हमारे की भाग्य की प्रोसेस है ना। ये एक अलग चैप्टर है, आप चाहो तो गूगलाइज कर सकते हो उसको, वहां पे देख सकते हो, इसको कभी अलग से पढ़ाएंगे। इन हिज मिडनाइट स्पीच मेड प्रोमिस, उन्होंने जब देश आजाद हुआ 14 अगस्त को नाइट को, 14 अगस्त की नाइट को जब उन्होंने स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने वर्णन किया, प्रोमिस किया था लोगों से, टू फुलफिल ऑल एम्बिशंस ऑफ सिटीजन्स। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोगों की सभी महत्वाकांक्षाओं को इस स्वतंत्र देश में पूर्ण किया जाएगा, ऐसा उन्होंने वादा किया था। तो क्या कहा था? इट इज द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ। उन्होंने कहा कि फ्यूचर है जो हमारी तरफ देख रहा है। इस फ्यूचर को हम लोगों से, हम का मतलब है कि उस समय के देश के जो नेता थे उन लोगों से काफी उम्मीद थी। फ्यूचर का मतलब है कि देश की जनता उनकी तरफ उम्मीद लगाए बैठी थी। टेक द प्लेस ऑफ डेडिकेशन टू सर्विस ऑफ इंडिया। उस दिन उन्होंने प्लेस ली, शपथ ली कि मैं भारत की सेवा के समर्पण की शपथ लेता हूं। एंड हर पीपल, हर का मतलब इंडिया के लोग, एंड टू द स्टिल लार्जर को जो ह्यूमैनिटी, उनसे भी, उससे भी बढ़कर ये बात कही कि आदमी ही नहीं, मैं मानवाधिकार, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए कार्य करूंगा। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनका ये मानना था यदि फ्रीडम मिल जाए और हमारे लोगों को पावर मिले तो लोग जवाबदार भी बन जाएंगे। असेंबली का मतलब था सोनियर बॉडी। असेंबली का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूट को रेडी करी थी, उसको सेवनियर बॉडी कहा गया। सेवनियर का मतलब संप्रभु। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो सेवनियर बॉडी थी, क्योंकि उसके जितने भी जो लोग थे, ज्यादातर जो पार्ट थे, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित थे भारत एक सवर्नियर बॉडी है, सवर्नियर गवर्नमेंट है, संप्रभु सरकार है, क्योंकि भारत के शासन करने वाले लोग भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। संप्रभुता की ये परिभाषा है। संप्रभुता मतलब स्वयं उसके मालिक होना। कहने का मतलब है कि देश के का जो ओनर है वो उसकी जनता है, न कोई राजा है, न कोई प्रधानमंत्री उसका मालिक है, न कोई उसका राष्ट्रपति मालिक है। देश का मालिक उसकी जनता है। आगे देखते हैं। असेंबली रिप्रेजेंटिंग द सोनियर पीपल ऑफ इंडिया। असेंबली का मतलब ये जो असेंबली थी ये संप्रभु देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, ऐसा उनका मानना था। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर, है ना। उनका मानना था, किनका? जवाहरलाल नेहरू जी का, कि भारत की सेवा करने का मतलब है कि यहाँ के मिलियंस लोग जो सफर करे उनकी सेवा करना। सो आई थिंक उनकी फिलोसफी को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हमने उनकी लीडर की पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूट की फिलोसफी, हमारे संविधान की क्या अवधारणा थी, संविधान की क्या थीम थी, उसको हम पढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं? Values that inspired and guided the freedom struggle are nurtured and formed the foundation of the Indian democracy। ध्यान से पढ़ें कि जो वैल्यू, जो मूल्य और जो प्रेरणाएं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान काम में ली गई थी, जिनकी हमने उम्मीद की थी, जिनको हमने इम्प्लीमेंट करना चाहा था, जिनको हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहा था, उनको प्रॉपरली हमारे संविधान के फाउंडेशन में नर्चर्ड किया गया था। उनको प्रॉपरली हमारे संविधान में स्थापित किया गया था, उनको 100% इम्प्लीमेंट किया गया था। ऐसा नहीं था कि जब इंग्लिश या ब्रिटिश इंडिया में रूल किया करते थे तब तो हम कहते कि स्वतंत्रता चाहिए, और जब वो चले गए तो कह रहे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं स्वतंत्रता की। ऐसी बात नहीं थी। जो मांगे फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरेशन में रखी गई थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दीज वैल्यूज आर एम्बाइड इन द प्रियम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। इन सभी भावनाओं को जो देश के फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरेशन में समझी गई थी, उनका महत्व समझा गया था, उन सभी को भारत के
प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। तो ये प्रस्तावना क्या होती है, अब ये पढ़ते हैं। दिस इज द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। ये संविधान की मूल आत्मा है, यही संविधान का आधार है। इसके हर वर्ड को आज हम पढ़ेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, इन शब्दों का मैं अर्थ बताऊंगा अभी आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो ऊपर लिखा है उसको एनेक्ट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने आप को इस संविधान के लिए समर्पित करते हैं। मतलब है कि हमने संविधान बनाया है, लेकिन संविधान के इम्प्लीमेंट होने के बाद में इस संविधान में लिखी हुई बातों को हम भी फॉलो करेंगे, हम भी उनको मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम तो ये कह देंगे कि हमने तो संविधान बनाया है, संविधान हमसे ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी आज से इसी के अंडर में रहेंगे। अब हम इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझते हैं, देखते हैं। ये लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पहली लाइन, इसका क्या मतलब है देखिए। द कॉन्स्टिट्यूट हैज बीन ड्रोन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। समझिए इस बात को कि भारत का जो संविधान था वो भारत के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा तैयार किया हुआ था। वी का मतलब है सभी भारतवासी। क्यों? क्योंकि संविधान को बनाने वाले सभी लोग भारत की जनता के द्वारा चुने गए थे, न कि उनको किसी राजा ने चुना रखा था, न कि वो अपने आप आकर बैठे थे। भारत की जनता ने उनको भेजा था कि आप देश के लिए संविधान को तैयार कीजिए। एंड नोट हेडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर। उन लोगों को जो वहां बैठे थे उनको किसी बाहरी शक्ति या किसी राजा के द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है सेवनर। सेवरन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता ये वर्ड हिंदी का है, मैं हिंदी में बता रहा हूं, देख लीजिए। संप्रभुता का मतलब होता है भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब है कि भारत पर किसी बाह्य देश या किसी बाहरी व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। भारत में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भारत की जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें किसी भी बिना निर्वाचित लोगों का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। सभी लोग जो भारत की जनता के द्वारा चुने हुए वही निर्णय लेते हैं। मतलब भारत की जनता ही इस देश का मालिक है, भारत की जनता ही इस देश के निर्णय लेती है, न कि कोई बाहर बैठा व्यक्ति जो भारत की जनता से कोई संबंध नहीं रखता। आगे हम पढ़ते हैं। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। पढ़िए कि भारत के लोग ही भारत के इंटरनल, आंतरिक और बाह्य मामलों पर डिसीजन लेने के लिए सुप्रीम है, सर्वोसर्वा है, वही निर्णय लेंगे। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाहरी पावर, जो बाहरी शक्ति जो है ना, वो भारत के शासन को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसा इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट, ये इसका क्या मीनिंग है। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। ये कहा गया है कि जो समाज के द्वारा वेल्थ जनरेट की जाएगी वो समाज की सभी लोगों, सभी वर्गों के बीच में इक्वल बांटी जाएगी, सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले से धनवान हैं, जो पहले से लैंडलॉर्ड है, वो आगे लैंडलॉर्ड बने रहेंगे, ऐसा नहीं था। क्या था? पहले कुछ भारत के 50% से ज्यादा लोगों के पास में भूमि थी नहीं, लेकिन बाद में भू सुधार आंदोलन लाया गया, भू सुधार कानून लाया गया, जिसमें भारत के जो लैंडलॉर्ड थे उनसे वो जमीनें ली गई और गरीब लोगों को बांटी गई, है ना। सोशलिटी, सामाजिक समानता
का मतलब सभी को, जो आरक्षण की व्यवस्था भारत में भी स्थापित है वो सोशलिस्ट हैं, वो सामाजिक अवधारणा का परिणाम है कि समाज के गरीब तबके के लोगों को बराबर लाने की का प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इस संविधान में कहा गया था, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार जो लैंड की ओनरशिप है, जो इंडस्ट्री की ओनरशिप है, उसको रेगुलेट करेगी ताकि भारत में इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके। का मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कुछ लोगों के पास में काफी जमीनें थी, वो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, गांव के गांव उन्हीं के नाम थे, लेकिन सरकार ने कहा कि इन सबको हम लोगों के बीच में बांट देंगे। आगे देखते हैं, आगे वर्ड है सेक्युलर। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। इसका मतलब है धर्म निरपेक्षता, कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है। भारत का नागरिक चाहे तो किसी धर्म को मान सकता है, इसमें उसको कोई ऐतराजी नहीं थी। तो भारत के लोगों को धार्मिक समानता की स्वतंत्रता दी गई थी। बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। और जो भी सरकार होगी वो भारत के सभी धर्मों की आस्थाओं विश्वास को समान रूप से मानेगी, उनके प्रति समान रूप से अपने दृष्टिकोण रखेगी। आगे बढ़ते हैं हम। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, यहाँ आगे हम डेमोक्रेटिक, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their ruler and hold them accountable. Government is run according to the some basic rules. डेमोक्रेटिक का मतलब है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र का मतलब है कि भारत में शासन करने वाले जितने भी लोग होंगे वो भारत की जनता के द्वारा चुने होंगे और उन सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, लोगों को उनको चुनने का अधिकार मिलेगा, वो भी इक्वल राइट मिलेगा, एक वन वोट वन पर्सन का अधिकार होगा। एंड होल्ड देम इक्वलिटी, और जो लोग चुने हुए होंगे उनको जवाबदेही बनाने का लोगों का अधिकार होगा। गवर्नमेंट इज द रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और सरकार कुछ बेसिक रूल्स के आधार पर चलेगी। इस बात को समझिए, भारत के संविधान में संविधान संशोधन करने का पावर दिया हुआ है कि संविधान को संशोधन कर सकते हैं, सरकार उसमें कुछ अमेंडमेंट ला सकती है। लेकिन ये बात समझिए, अगर इस डेमोक्रेटिक वर्ड को उठा करके यहाँ अगर लिख दे मोनार्की, तो ये भी प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी संशोधन भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं करेगा। आधारभूत ढांचे का मतलब है कि ये नहीं कि लोकतंत्र से हटा करके हम प्रजा ये बना दें, कुलीन तंत्र बना दें या तानाशाही बना दें, ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, प्रजातांत्रिक परिवर्तन किए जाएंगे, आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। आगे पढ़ते हैं, रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। ये कहा गया है कि भारत का जो हेड होगा, देश का जो प्रमुख जो होगा, वो भारत की जनता के द्वारा चुना होगा। नोट ए हेडिटरी पोजीशन, क्योंकि ये हेडिटरी नहीं होगा, मतलब वंशानुगत नहीं होगा। ये इसलिए लिया गया क्योंकि ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक लेशन, लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां का जो हेड है वो वंशानुगत है, हेडिटरी है। एक परिवार राजवंश का आदमी ही जन्मजात उस गद्दी का अधिकारी होता है, बाकी सब लोग चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है। ब्रिटेन और इंडिया में ये फर्क है, वहां वो रिपब्लिक नहीं है, इंडियन डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस का क्या मतलब है, सिटीजन्स कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। भारत का नागरिक जाति, धर्म, वंश आधार या क्षेत्र किसी भी आधार पर, लैंग्वेज किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषा, धर्म, लिंग, जाति, क्षेत्र के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोशल इनइक्वालिटी हैव बीन रिड्यूस्ड, और ये भी प्रावधान किया गया कि जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल, ये बात लिखी हुई है कि सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाएगी कि नहीं हम क्या करें, ये तो पहले से है, नहीं, उसमें हर रोज हर स्टेप पर इंप्रूवमेंट किया जाएगा। स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, वो विशेष रूप से उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा जो डिसएडवांटेज हैं, जो पहले से गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन लोगों का
ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी, देयर आर नो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स विद इन वोट दे थिंक, how they wish to express their thought and the way they wish to follow up their thoughts and actions। लिबर्टी को समझिए कि लोगों के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, नॉन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकते, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकते। लिखा है इसमें देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी अतार्किक प्रतिबंध लोगों पर नहीं लगाए जाएंगे। अतार्किक प्रतिबंध का मतलब है जिसकी उचित नहीं है। जैसे कोरोना काल के अंदर मास्क लगाए बिना बाहर निकलना एक तार्किक है, ये अनरीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है। जैसे लाइसेंस यदि आपके पास नहीं है तो आपकी गाड़ी सीज हो सकती है, ये रीजनेबल है, अनरीजनेबल नहीं है ना। तो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट लगाती है, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो देयर ओवन थॉट्स, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी विचारधारा को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। इस आधार पर लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि वो हिंदू धर्म को अपनाए, वो सिख धर्म को अपनाए या मुस्लिम धर्म को अपनाए। लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी विचारधाराओं को चलाने का अधिकार होगा। आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटी हैव टू बी एंडेड, जो भी सामाजिक असमानताएं हैं उनको खत्म किया जाएगा। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और सरकार का ये काम होगा वो सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए, ऐसा उनका कार्य होगा। आगे देखते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, बंधुत्व है। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली, कि हम सभी लोग भारत के इस तरह से बिहेव करेंगे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट की है, सरकार भी हमेशा ऐसा करेगी। एंड नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एन इनफेरियर, कोई भी व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति को अपने से इनफेरियर, अपने से नीच, अपने से कमजोर नहीं मानेगी। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट वर्ड दैट आर इन आर कॉन्स्टिट्यूट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट में दिए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे हो। द टर्म सोशलिस्ट और सेक्युलर वर एडेड इन प्रियम्बल्स थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट इन 1946। ध्यान दीजिए, ये दो वर्ड जो हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दो वर्ड जो हैं ये भारत के मूल संविधान में नहीं थे। जब संविधान को लागू किया गया था तो ये शब्द थे ही नहीं। 1976 के अंदर 42 अमेंडमेंट लाया गया, उस अमेंडमेंट के माध्यम से इनको इम्प्लीमेंट किया गया। सो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या है इंडिया का? ए कॉन्स्टिट्यूट इज नॉट मेरली ए डॉक्यूमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। अब हमने पढ़ा है कि कौन भारत के संविधान में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ लिखी हुई है, वो एक मेयर डॉक्यूमेंट नहीं है, एक कागज का पन्ना मात्र नहीं है। दिस कॉन्स्टिट्यूट हैज ए सुप्रीम पावर, इसमें लिखा है वैसा ही होगा। द कॉन्स्टिट्यूट इज मेनली अबाउट एम्बोडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई है वो भारत के सभी सामाजिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर उसको विस्थापित किया जाएगा। Much of the document called Constitution of India is about these arrangements। और भारत के संविधान की ज़्यादातर जो बातें हैं वो इन्हीं बातों के लिए बना हुआ है। इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। भारत का जो संविधान है वो बहुत लंबा चौड़ा डिटेल्ड, हर बात का विस्तृत वर्णन किया गया है। आगे और पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब संवैधानिक सुधार, संविधान में संशोधन कैसे किए जाते मैंने बताए थे। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, राज्य सरकारों को नहीं, संसद को है। लेकिन वो ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो भारत के संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करें। मतलब इंडिया डेमोक्रेटिक है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप डेमोक्रेसी को हटा करके वहां मोनार्की स्टेब्लिश कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। देखते हैं क्या है। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, जिन लोगों ने भारत का संविधान तैयार किया था
उन लोगों की बात की जा रही है। फेल्ट, उन्होंने अनुभव किया दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एक्सप्रेशंस एंड चेंजेस इन सोसाइटी। उन्होंने ये माना था कि भारत के संविधान को भारत की जनता के एस्पिरेशन के इक्वल होना चाहिए और इसमें सामाजिक परिवर्तनों का आधार पर हमारे समाज में भी परिवर्तन करते रहने चाहिए। मतलब उन्होंने यह आवश्यकता को अनुभव किया कि समय समय पर भारत के संविधान में परिवर्तन किए जाने चाहिए। उन्होंने ये नहीं माना कि भारतीय संविधान स्थायी है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा उन्हें कोई प्रावधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। भारत के संविधान को रेगुलरली अपडेट किया जाएगा। They did not see it as a sacred, static और unalterable law। जो भी लोग इस शासन करेंगे वो इस भारत के संविधान को अपरिवर्तित न माने, स्टैटिक न माने। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन्होंने दे का मतलब है कि जिन्होंने संविधान बना उन्होंने ये इस बात का उल्लेख किया कि भारत के संविधान में समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। These changes are called constitutional amendment। इन्हीं चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। सो आई थिंक आपको लेसन समझ में आया होगा। मैंने हर बात को बहुत बारीकी और एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक के सभी वीडियोस, सभी लेसन्स प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर मेथड के साथ मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन के वीडियो आपको मिलेंगे। So thanks for watching. Have a nice day. Like it, share it, subscribe it. Thanks for watching.